एक ऐसे वक्त में जबकि यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए एक बात कही जा रही है कि कोरोना के तीसरे लहर का खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसे वक्त में जबकि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया, लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा होगी, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जबकि थर्ड वेव की तैयारी को लेकर के कई अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन वहीं पर यूपी ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में योगी मॉडल जो कोरोना के खिलाफ रहा उसकी जम करके तारीफ की जा रही है, क्योंकि आप यूपी में 24 घंटे में लगभग 89 या 90 केस आते हैं। यूपी में 15 जिले ऐसे हैं जहां पर रोगियों की संख्या हो गई है, यानी एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 0। तो फिर ये यूपी में योगी का मॉडल क्या है? कांवड़ यात्रा से लेकर के बाकी सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यूपी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जयप्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। जयप्रताप जी, सबसे पहले तो अपना बहुमूल्य समय इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड को आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे, यूपी ये पूछना चाहता है कि थर्ड वेव का खतरा जबकि मंडराने लगा है, WHO की तरफ से भी कहा गया है कि कई देशों में ये जो कोरोना की तीसरी लहर है इसकी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक लगभग दे चुकी है। तो ऐसे में यूपी कितना तैयार है आगे आने वाले दिनों के लिए थर्ड वेव के खिलाफ? और हाँ, मैं खासतौर से बच्चों के लिहाज से आपसे सवाल करना चाहूंगा, बच्चों के लिहाज से यूपी की तैयारी क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ के द्वारा संकेत दिया गया था कम से कम 3 महीना पहले, तीसरे लहर में 18 से नीचे के बच्चों को संक्रमित होने की बात आ रही थी, तब से लेके अभी तक आज तक हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जिला अस्पतालों में और बहुत सारे ज़िले के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे पीडियाट्रिक ICU के उपकरण और पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं उनका प्रशिक्षण करके हम पूरी तरह से बेड के हिसाब से हम तैयार हैं। हर जगह हमारी व्यवस्था तैयार है। ऑक्सीजन जनरेटर भी लग चुके हैं, कॉन्सेंट्रेटर भी लग रहे हैं, हॉस्पिटल की पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्टर्स उपलब्ध हो गए हैं। तो तीसरे लहर को देखते हुए हमने ये सारी तैयारी पहले से ही कर ली है, और जैसे भी तीसरी लहर आएगी या जिस स्वरूप में आएगा उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी आपका ये कहना है कि यूपी में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयार हैं। अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया पूरी ये जानना चाहती है कि ये यूपी में कोरोना के खिलाफ कौन सा ये योगी मॉडल है जो इतना काम कर गया। वो योगी मॉडल कि आज की तारीख में 24 घंटे में 89-90 केस आ रहे हैं, 15 से ज़्यादा ज़िले जो हैं पूरी तरह से कोरोना के एक्टिव केस वहाँ पर जा चुके हैं, और कोरोना के मामले में पूरे देश में 19वें नंबर तक पहुँच गया है उत्तर प्रदेश, यानी बड़ी सफलता अर्जित की है। ये कोरोना के खिलाफ योगी मॉडल क्या है, राज की बात क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि ये 2020 में हम लोग ने जब पहली बार कोरोना आया था, दस्तक दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से हमने अपने टीम 11 के साथ बैठ के आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक प्रबंधन की व्यवस्था बनाई थी, जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना टेस्टिंग की पूरी सुविधा बढ़ाई। जहाँ हमारा टेस्टिंग 70 होता था प्रतिदिन KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ हमने अब जाके 3 लाख तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस समय। अभी हमारा टेस्टिंग 2.5 लाख तक चल रहा है। और इसके साथ साथ में जो इस समय की जो समस्या आ रही है वो वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेशन भी हम 8 लाख से लेके 12 लाख जैसे हमको वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है, उसी तरह हम आपको 8 लाख से लेके 12 लाख तक हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो प्रबंधन अभी भी हम कर रहे हैं कि कहीं भी हमको केसेस मिलता है। जयप्रताप जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ, अपनी बात पूरी कर लें आप। कि अभी भी जहाँ मैं यही बता रहा हूँ कि अभी टेस्टिंग हम लगातार करते जा रहे हैं। 2.5 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन करते हैं। हम बाज़ारों में करते हैं, मंडियों में करते हैं, रेलवे स्टेशन में करते हैं, बस स्टेशन पर करते हैं, और रिक्शा वाले के यहाँ करते हैं, जो ठेले वाले हैं उनका करते हैं, जहाँ भी हमको कुरियर सर्विस वाले रहे उनका भी करते हैं। हर जगह हम टारगेटेड और फोकस टेस्टिंग जगह जगह पर बदल के प्रतिदिन हम करते हैं। कहीं से भी हमको जब थोड़ा भी समाचार मिलता है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति, मुंबई से या कहीं बाहर से आए, उनके अंदर फैमिली इन्फेक्ट हुआ है, उस पूरे एरिया को हम माइक्रो कंटेनमेंट के अंदर उसको रख के उसकी सबकी टेस्टिंग करते हैं, और उसी हिसाब से उनको होम आइसोलेशन में या उनको ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के दिन हमारा लगभग हमारे 90 से लेके 50 के अंदर, 50 से लेके 90 तक हमारे जो केसेस निकलते हैं प्रतिदिन, वो हम बराबर उसको एक ज़िले में हम टेस्टिंग उसका ट्रैकिंग करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से ज़िले में कितना निकल रहा है,
लगातार हम वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि एक भी केस अगर निकलेगा तो उसके पीछे हमारा कम से कम 25 से 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों के संकल्प में किसी भी तरह की कमी है और कोरोना के खिलाफ आपकी लड़ाई की जितनी तारीफ की जाए कम है। और यही एक वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद हैं जयप्रताप जी, नाम है क्रेग कैली, उन्होंने कहा कि यूपी ने इतना अच्छा काम किया है, हमें चंद दिनों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप उधार दे दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यूपी के सीएम जैसे किसी मजबूत नेता की जरूरत है। अब मैं आगे आता हूं, उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा संदेश दिया था, जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि अगर लॉकडाउन चला गया तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया है, यानी वो लोग जो ये कहते हैं कि हम नहीं सुधरने वाले, कुछ भी कर लीजिए आप। कोई नैनीताल दिखता है, कोई मसूरी दिखता है, कोई लखनऊ में है, कोई नोएडा में है, कोई गाजियाबाद में है, किसी भी बाजार में आप चले जाएं, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको लगता नहीं कि स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ भी लेना चाहिए? एक तो हमारा जो कार्रवाई करने का तरीका होता है, जहां पर मास्क न लगाने वाले पर जुर्माना लगाना, भीड़ भाड़ इलाका में सोशल डिस्टेंसिंग करना, इस पर आज भी हमारा कार्रवाई जारी है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा होती है। जिस भी जनपद में इस तरह का हमको दिखने आता है वहाँ पर हम पूरी तरह से कार्रवाई करके उनसे दंडित करते हैं, उससे जितना भी वसूलना होता है उसको वसूलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं, एक संदेश जाते हैं। दूसरा, हमारा जहाँ भी हमारा लाउड स्पीकर के उसके द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से, चाहे वो गाड़ियों में, ठेलों पर, हर जगह हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनना अनिवार्य है। ये संदेश हमारा बराबर पूरे जनपद में, पूरे मंत्री जी दो चीजें यहाँ पर और हैं। आपके पुराने दो बयान हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आपने ये कहा सेकेंड वेव के बाद कि पूरी तैयारी नहीं थी फिर भी कंट्रोल किया। इस बयान का मतलब क्या है कि पूरी तैयारी नहीं थी फिर भी कंट्रोल किया? और आपने एक बात और बोली है कि अगस्त तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। क्या ये माना जाए कि अगस्त से पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की प्रदेश में कमी है? नहीं, देखिए, एक तो हमारे स्वास्थ्य सेवा में एमबीबीएस डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होती है प्रारंभ से। उन एमबीबीएस डॉक्टर में से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो थोड़ा अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, विशेषज्ञ बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाके अपना, चाहे वो केजीएमयू हो या कोई बाहर का मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ जाके अपना 2 साल का कोर्स करके विशेषज्ञ बन के आते हैं। हमारे पास जो विशेषज्ञ की कमी थी उसकी करीब 8000 पद थे, जिसमें से ऑलरेडी 2500-3000 पद 3500 पद हमारे पास ऑलरेडी अपने एमबीबीएस डॉक्टर्स के माध्यम से भरा हुआ है। बाकी के लिए हमने एक नियमावली बना के लोक सेवा आयोग में हम दे चुके हैं। 3620 विशेषज्ञ का हमारा ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया है। उसकी प्रक्रिया सितंबर के अंत तक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमको विशेषज्ञ की संख्या काफ़ी संख्या में हमको मिल जाना चाहिए। ये व्यवस्था हमने की है। क्योंकि चूंकि आप परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब यहाँ से एक बात और आ जाती है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई, लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा होगी, इस तरह की क्लैरिटी आपकी तरफ से मिल चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना है कांवड़ यात्रा की इजाजत देना परेशान करने वाला फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, बल्कि जवाब भी मांगा गया है। वो एक क्या जवाब दिया जाएगा ये तो खैर सब जुडिस है, इसलिए इस पर आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? जी, हमारा तो प्रतिवर्ष हमारा परंपरागत कांवड़ यात्रा होता है। उसको हम अपने हिसाब से जितना भी उसके कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको सीमित करते हैं। और ये क्योंकि एक आस्था का विषय है, जिसमें लोग, जैसे हर आपका जो त्यौहार होता है, उस त्यौहार के हिसाब से कांवड़ यात्रा में लोग अपना जल चढ़ाने जाते हैं। जल एक नदी से निकाल के फिर दूसरे शिवालय पर जाते हैं, वहाँ जल चढ़ा के आते हैं। तो इस पूरे व्यवस्था में हमने कुछ अपने कोविड प्रोटोकॉल के लिए हमने कुछ अपने सुझाव दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज व्यस्त हैं, वहाँ से जब वापस आएंगे तो इस पर हम लोग की बात होगी और इस पर ये तय होगा कि किस तरह के हमको प्रिकॉशन लेने या किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल को हमको लगाना है। तो उसमें एक उदाहरण पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे 18 साल के नीचे नहीं जाएंगे। जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं ये कह रहा था कि 18 साल के नीचे के लोग नहीं जाएंगे, 50 साल के ऊपर के लोग नहीं जाएंगे। हर जिले में कांवड़ के संगठन बन चुके हैं। वहाँ के जिला के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उतने सीमित संख्या में लोग जाएंगे जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, जिनका
3 दिन का RT-PCR पहले से किया होगा वो जा सकते हैं, जिनका संकल्प होगा वो जा सकते हैं। रास्ते में हम तमाम इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं कि जहाँ एंटीजन टेस्टिंग होगा और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे उस मंदिर में, वहाँ उनका इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेकिंग होगा। कोई सर्दी जुकाम बुखार से अगर पीड़ित है वो भी नहीं जा पाएगा और वहाँ पर किसी तरह का भीड़ न हो, इसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन तो हर हालत में हम लोग प्रयास करेंगे। अगर कांवड़ यात्रा को हमको भेजना है, एक अलग तरीके का डर यह है कि फर्स्ट वेव के बाद यानी पहली लहर के बाद जिस तरह से उत्तराखंड कुंभ में हुआ और दूसरी लहर जिसकी वजह से ये कहा गया कि उत्तराखंड में दूसरी लहर जिस वजह से आई, जिस कुंभ की भीड़ की वजह से आई, मेरे पास में एक डेटा है 2019 में कांवड़ यात्रा में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हरिद्वार का दौरा किया। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तीर्थ स्थलों का दौरा करने के लिए गए थे। अगर हालात ऐसे ही रहे, हालांकि अब 18 साल से कम उम्र के लोगों को रोकेंगे, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे, क्योंकि यूपी की एक परंपरा रही है 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अकेले ही हरिद्वार जाते हैं कांवड़ के लिए, अगर यही हालात रहे तो फिर आपको लगता नहीं कि कोरोना विस्फोट का भी डर पैदा हो सकता है? अभी आपने स्वयं बोला अपने आप की उत्तराखंड अभी बंद कर दिए, तो उत्तराखंड में तो हम जा नहीं सकते। हमारे कांवड़ यात्रा के लोग उत्तराखंड छोड़ के जो अगल बगल के जहाँ मंदिर हैं, जहाँ उनकी मान्यता होगी, वहाँ पर जाने के लिए उनको जाना पड़ेगा। उत्तराखंड ने क्योंकि बंद कर दिया, इसलिए उत्तराखंड में तो जाने की बात ही नहीं होती है। बाकी अन्य जनपदों में भी जगह जगह पर जहाँ मान्यता होती है मंदिरों की, वहाँ पर लोग जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम पूरी सक्रियता के साथ ये देखेंगे कि जिनको जाना है वो 18 साल के नीचे ना हो और 50 के ऊपर ना हो, माने वो उस बीच के लोग खाली जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जाएंगे। और तरह तरह के हमारे जो पाबंदी होगा उसको देखते हुए तब हम बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि उतने लोग ही जाएं और जिनकी बराबर जांच होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने प्रबंधन का व्यवस्था हमने पहले भी 2020 में किया था, 2021 में किया था। आज के दिन हमारा न्यूनतम स्तर पर अभी प्रतिदिन का हमारे केसेस आ रहे हैं। शायद मुश्किल से हमारे पास 1200 एक्टिव केसेस रह गए। इस पर इसको देखते हुए हम पूरी तरह से हम जानते हैं, हमको विश्वास है कि जो भी यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन होगा उसको हम पूरी तरह से नियंत्रण में रख सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई कोरोना की, बात आपसे कांवड़ की भी हो गई, लेकिन जनसंख्या नीति को लेकर के बात करना चाहूँगा और भी अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के बात करना चाहूँगा मैं। जनसंख्या नीति पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, यूपी में योगी के मजबूत फैसले, अच्छे फैसले, बड़े फैसले और कड़े फैसले, इन्हें लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का नज़रिया और रवैया है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, एसबीएसपी का, एआईएमआईएम का, आगे का प्रोजेक्शन कैसा रहेगा? आप रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने भी जो राज्य विधि आयोग को चिट्ठी लिख दी है और ये कहा है कि नहीं, ये दो बच्चे वाला या फिर एक बच्चे को लेकर के जितने प्रावधान हैं इन्हें बदला जाना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जनसंख्या नीति जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बनाया। दूसरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको विधि आयोग, जो लॉ कमीशन जिसको कहते हैं, उसके एक माननीय जस्टिस हैं जिन्होंने अपना खुद का अपना ये एक सामने रखा है रुख कि इसमें 2 बच्चे या 1 बच्चे वाला जैसे आप बता रहे हैं। मैंने उसको पढ़ा नहीं है क्योंकि वो हमसे अलग है। हमारा जो संकल्प है, जो 2021 से लेकर 2030 तक जो जनसंख्या हमको कम करने का प्रावधान करने की बात है, अपना जो प्रजनन दर है उसको 2.7 से लेकर 2.1 तक करने का, ये हमारे हेल्थ के बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रम को हम मजबूत करेंगे, बढ़िया हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उससे हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे और बच्चों को माने नए दंपति को जिस तरह से हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव का किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 तक है, 10 साल का, ये हमारा नीति है। जो लॉ कमीशन कह रहा है वो अलग विषय है, उससे हमसे मतलब नहीं है। वो जस्टिस ने, मैं भूल जा रहा हूँ उनका नाम, जो भी जस्टिस है, उन्होंने अपना ये बात रखे, अपना पब्लिक से अपने कमेंट्स मांगे 19 तारीख से, उससे हमसे मतलब नहीं। जी, जस्टिस मित्तल जी ने, तो वो अलग उनका विषय है। हमारा स्वास्थ्य विभाग खाली इतना ही कहता है कि जो कार्यक्रम हमारे जो नीचे जनपद स्तर पर चल रहे हैं वो कैसे हम उसको बेहतर करें, IMR और MMR को कैसे हम कम कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हमारी जो पॉलिसी बनेगी
तो जो नए बच्चे जन्म क्या होंगे पॉपुलेशन उनका इम्बैलेंस हो रहा है करना, क्या? उनके कहाँ माता ये पिता जा रहा का है कि कैराना में, बिजनौर में, बागपत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। क्या ऐसा हो रहा है? आपके पास तो डेटा आता होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या फिर जनसंख्या नीति, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चुनाव 2022 में भी लेकर के जाएंगे आप इस इश्यू को? नहीं, हमारा कोई इससे इश्यू नहीं है। जनसंख्या हमारा टोटल आता है जो 23.4 करोड़ आज के दिन में है। उस 23.4 करोड़ का जो जनसंख्या है वो काफ़ी दबाव हमारे संसाधन पर भी डालता है। और संसाधन माने कि जब ग्राम पंचायत में जो फंड जाती है, जो ब्लॉकों पर फंड जाता है, जो जिला पंचायत और माननीय विधायक और सांसद पर जाता है, वो कार्यक्रम करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव बना के उसमें विकास के कार्य करने के लिए होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि हर 10 वर्ष पर जो जनसंख्या की नीति के जो आंकड़े आते हैं वो बढ़ के इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारा जो अनुमान, हमारा जो संसाधन का होता है विकास के दर के लिए, वो कम पड़ जाता है। इस बात को देख के हमको ये प्रयास करना है कि जनसंख्या को हम किस तरह से स्थिर करें। कम करने के लिए हम ये नहीं बात कर रहे, हम कह रहे स्थिर करने के लिए। और जो हमने 2030 के लिए जो रोड मैप हमने बनाया है वो हमारे हेल्थ सर्विसेज बेटर होंगे तो नीचे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार, गरीब परिवार हैं, जो 5-6 बच्चा पैदा करते हैं, जब हमारे सब योजना से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है उनके अंदर जागरूकता है तो 2 या 3 बच्चे तक वो अपने आप को सीमित करेंगे। उससे हमारा जनसंख्या को स्थिर करने का मेरी और आपकी बात जो हमारा अनुमान है स्वास्थ्य विभाग का। मंत्री जी, मेरी और आपकी बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई है और इसीलिए मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी आपसे करना चाहूंगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी लगभग 1.5 साल के बाद। उत्तर प्रदेश का दौरा अलग अलग जगह की खाक छान रहे हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव ये कहने में लगे हुए हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, यानी चौतरफा वार करने की कोशिश की जा रही है। इन प्रतिद्वंदियों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जो अभी जल्दी ग्राम पंचायत तो नहीं मगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बारे में जो तमाम टिप्पणी आ रही है, मुझे लगता है कि इन विपक्षी पार्टी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब उनकी सरकारें थी किस तरह से वो लोग अपने अध्यक्ष को चयनित करते थे, अपने प्रमुख को चयनित करते थे। मैं काफ़ी दिन से मैं विधायक हूँ, 7 बार का विधायक हूँ। मेरे सामने मेरे जनपद के अंदर मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ जब मैंने देखा है कि वहाँ के लोकल दरोगा ने हमारे कैंडिडेट को पकड़ के उनका अपहरण किया, उनको ले गए, अलग बैठाया ताकि वो अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाए, नामांकन नहीं कर पाए। ये सारे गतिविधियाँ ये समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग जो जिस तरह से उनकी नीति थी, जिस तरह उनकी संस्कृति थी, उसी हिसाब से उन्होंने किया। हमारा ये किसी तरह का भी इस तरह का नहीं है, हम तो सबके साथ चलते हैं और हमारा चुनाव बिल्कुल फेयर होता है। और इस बात को आपको समझना चाहिए कि इस तरह का कोई बात नहीं है। आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। आरोप वही लोग लगाते हैं जो उस तरह का संस्कृति में पैदा होते हैं और उनको लगता है कि आज हम जीत के आए हैं, 75 में से 67 आज जीत के आए हैं, तो इसलिए हमने भी वही करा जो उन्होंने करा। आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आरोप तो यूं ही लगा दें आप बिना तथ्यों के, और यही तो राजनीति में चला करता है। लेकिन आपके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी कौन है? सबसे मजबूत कंटेंडर भारतीय जनता पार्टी को कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, OP राजभर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रियंका गांधी? देखिए, जनता सभी कुछ जानती है, जनता को वोट देना है। जनता इस 4-4.5 साल या 5 साल पूरा होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को देख चुका है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को देख चुकी है, किस तरह से हम काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ में आ जाता है। हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने विकास कार्यों पर और अपने कार्य प्रणाली पर हम विकास करेंगे। और जो विपक्षी पार्टी जिनका नाम आप ले रहे हैं, उन सभी पार्टियों को मिल के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं रह गया है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में उनको जनाधार नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मंडल और कमंडल की राजनीति बीच में लेकर के आते हैं। कभी धर्म को लेकर के आते हैं, कभी जाति को लेकर के आते हैं। जब जाति की बात होती है तो कहते हैं भाई कुर्मी हमारे साथ है, कोई कहता है नूनिया हमारे साथ है, कोई कहता है मल्लाह है, कोई कहता है यादव है, कोई कहता है जाटव है, कोई कहता है गैर जाटव है, कोई हिंदू मुसलमान करने लगता है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा काम तो विकास के आधार पर जाता है। जितने योजना हमारे नीचे स्तर पर चलते हैं, और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 2016 में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो गैस देने की योजना बनाई थी, और उसके बाद आपका शौचालय था, उसके बाद आवास था, किसान सम्मान योजना था, आयुष्मान भारत था,
इन सभी योजना का जब आप परीक्षण करेंगे तो किसी भी भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको इसका बराबर का इसका हिस्सा मिला है, सबको लाभ मिला है, सबके घर में कोई ना कोई योजना का लाभ सबको मिल चुका है। कोई हम लोग ने जाति और धर्म के बारे में मजबूर नहीं कहा। आज आपके बीच में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो सिर्फ इसके लिए जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इनका यही एक प्रभाव बनता है कि जब आखिरी 6 महीना रह जाता है चुनाव आने के लिए तो अपने गतिविधियाँ को बढ़ाते हैं, सारे विपक्ष एक होकर बात करते हैं और फिर मांगते हैं वोट, अपने जाति के नाम पर वोट मांगेंगे और अपने धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। ये सारा देश जानता है और सारा दुनिया जानता है। ये तो पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति की, ये तो बात हो गई धर्म की, लेकिन एक वर्ग और है जो अपने आप को ये कहता है कि भाई सरकार को हमारी नाराजगी नहीं मोल लेनी थी और ये दिक्कत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और आगे भी जितने भी चुनाव आप लोग लड़ेंगे। मैं जिस वर्ग की बात कर रहा हूँ वो है किसान वर्ग, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं और जो 6 महीने से ज़्यादा हो चला है आंदोलन करने में लगे हैं। आपको लगता नहीं कि अगर इन किसानों को मनाया नहीं तो फिर नुकसान का सौदा भी हो सकता है? क्योंकि किसान वोट भी देने जाता है, किसान वोट बैंक भी है। बुंदेलखंड के किसान को आप ले लीजिए, शामली के किसान को आप ले लीजिए, मुजफ्फरनगर के किसान को आप ले लीजिए, बागपत बड़ौद के किसान को आप ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड का जितना किसान है, फिर पूर्वांचल के किसान को आप ले लीजिए। ये नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप लोग चुनाव से पहले? देखिए, मेरे पास आज के दिन तो आंकड़ा नहीं है और आपके पास ज़रूर आंकड़ा होंगे कि जब से कृषि बिल, जो 3 कृषि बिल पास हुए थे संसद के अंदर और जब से इनका धरना प्रारंभ हुआ है, अभी आप देखेंगे सबसे अधिक संख्या में गेहूं की खरीद हुई थी, जिसमें सबसे अधिक का लाभांश मिला था पंजाब और हरियाणा के किसान को। सीधे उनके खाते में जो MSP का रेट है सबसे ज़्यादा उनको मिला। और पूरे देश में आप देखेंगे तो सबसे अधिक आपकी खरीदारी पहली बार कृषि बिल के बाद में ये सबको लाभ मिला। इसमें लाखों लोग ऐसे किसान हैं जिनके सीधे खाते में गया हुआ है। दूसरी बात, जो FPO बनता है कृषि बिल के आधार पर, जो हमारे कृषि फार्मर प्रोडक्शन यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है FPO, इनके माध्यम से इतने सारे FPO बन चुके हैं। ये निर्यात करना इन्होंने शुरू कर दिया है, बड़े पैमाने पर निर्यात जो अभी तक होता नहीं था, इसका प्रतिशत बहुत आगे बढ़ चुका है। हर हालत में किसान अब धीरे धीरे बात समझ चुका है। जो लोग वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ कोई रह नहीं गया है। किसान सीधा लाभ पा रहा है, हर प्रकार का उसको गारंटी मिल चुका है। विपक्ष को ये लगता है कि नींव राम मंदिर की, अयोध्या की बात कर रहा हूँ मैं, राम मंदिर की जो नींव है ये अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। विपक्ष को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। विपक्ष ये भी जानता है 2025 तक भव्य राम मंदिर भी बन जाएगा। इन लोगों का ये कहना है नींव के सहारे 2022 आप जीतने की कोशिश में हैं और भव्य राम मंदिर के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव आप लोग जीतने की कोशिश में हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? विपक्ष के कमेंट के बारे में, विपक्ष के टिप्पणी के बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है कि जो लोग अपने इनसिक्योर समझते हैं, जो लोग को असुरक्षित लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति समाप्त हो रही है, तो इस तरह के बेतुका बयान करना कि हम नेव पर 2022 लड़ेंगे और मंदिर बनाने तक 24 पर लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सामान्य रूप में आपको भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इसमें डोनेशन दिया है। अपने स्तर पर ट्रस्ट ने, जो मंदिर ट्रस्ट है, वो अपने हिसाब से अपना निर्माण कार्य कर रही है। चाहे वो निर्माण अभी हो चाहे 24 में, उससे कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वो अपने जगह पे वो आस्था की बात है, भगवान राम का मंदिर की आस्था की बात है, जिसके लिए 1990 से एक बड़ी लंबी लड़ाई हुई थी इस देश के अंदर और आज वो पूरा हो चुका है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि हमको नौकरी मिले, हमको विकास मिले। इस आधार पर लोग लड़ेंगे, हम भी उसी पर लड़ेंगे और हमको जो भी जनता समझती है हमें वोट देगी। ठीक है। जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री यूपी के हमारे साथ में मुखातिब थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हर एक सवाल का सीधा उन्होंने जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड को देने के लिए। और
बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि कोरोना की थर्ड वेव के खिलाफ भी हमारी तैयारी है। चुनाव से लेकर के प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी, हर एक मुद्दे पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। और साथ ही उनका यह भी कहना है, विपक्षी चाहे जो भी कहते रहें, लेकिन हम अपना काम करते आए हैं। और हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूपी ने कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जैसा कि मैंने बीच में कहा, एक ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, नाम है क्रेग केली, जिनका यह कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमें उधार में दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है और यूपी को कोरोना मुक्त बनाने की तरफ अग्रसर कर दिया है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।